1975 में वो इंदौर आए और इंदौर की सबसे पहली कोचिंग क्लास मैं कह सकता हूँ उसकी स्थापना करी, क्योंकि ये वो पहली कोचिंग क्लास थी जहाँ पे बच्चों ने ज़मीन पे बैठ के पढ़ना नहीं सीखा। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर टेबल एंड बेंच की जो होनी चाहिए उसकी फॉर्मेशन में क्लासरूम स्टाइल में कोचिंग क्लास को देखा। आपसे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी आता है कि आप स्कूल में पढ़ते थे, आपसे स्कूल में टीचर ने कहा था कि आप क्या बनोगे। वो किस्सा बताइए, आपकी क्या किस्सा था? मैंने अपने टाइम में देखा, जब मैं स्कूली शिक्षा पूरी कर ही रहा था तब इस शहर में कुछ एक कंप्यूटर संस्थान जो शुरुआत हुए थे, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी कंप्यूटर की जानकारी लेना या पढ़ना बहुत महंगा कोर्स हुआ करता था। मतलब ये हो गया था कि कंप्यूटर शिक्षा लेना है तो धनाढ्य होना बहुत ज़रूरी है, आपको रिच फैमिली से आना बहुत ज़रूरी है। और 1996 में कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का पदार्पण हुआ, तो पहला BCA का सेंटर इंदौर में खोलने की इच्छा हुई और ये जानकारी मेरे पिताजी को भी लगी, मुझे भी लगी। तो पापा ने कहा कुछ करोगे इस क्षेत्र में? तो मैंने कहा निश्चित अपन एक काम करते हैं, सेंटर खोलेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जो बहुत ज़्यादा हैवी फीस नहीं पे कर सकते हैं, हमें उस तरफ काम करना होगा। इतने सालों में कई हजारों विद्यार्थी पिताजी और आपके उसमें निकले होंगे, अच्छी अच्छी जगह पर भी होंगे। एक आपसे जुड़ा किस्सा और पता लगा कि आपका कोई विद्यार्थी जिसको आपने पढ़ाया था वो US गया और उसने वहाँ काम किया, और उससे लोगों ने पूछा कि आप ये कहाँ से सीख के आए हो, और उन्होंने आपको ही ऑफर कर दिया आने का। वो क्या थी कहानी? ये कोशिश है और एक सपना था हमारे ग्रुप का, हमारे परिवार का, कि इस शहर में हम कुछ ऐसे स्थापना करें कि अगर बच्चा आए तो नर्सरी से लेकर PhD तक हम उसको सब कुछ दे सकें। तो आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं और अंदर से एक अच्छा लगता है कि हमारे पास वो सभी संस्थान हैं कि बच्चा अगर आए तो नर्सरी से लेके हम उसको PhD तक की सभी कोर्सेज की उपलब्धता करा सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि पिता की विरासत पुत्र ही संभालता है, लेकिन पुत्र उस विरासत को एक भव्य रूप देके एक बड़े एम्पायर के रूप में जब ले जाता है तो पिता और परिवार को भी फक्र होता है। इंदौर की एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक पिता ने एक सपना देखा। 1965 में कानपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। इसके बाद वे इंदौर आए और 1975 में राजवाड़े से कोचिंग संस्थान की शुरुआत की। बेटा यह सब देख रहा था। बेटे ने 1996 में पिता की उंगली थामी और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का मादा लेके, और आज इंदौर शहर में उसकी कई शाखाएं बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के मोहित यादव जी की, जिन्होंने शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में आने का सपना रखा था। जब स्कूल में टीचर ने पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल बनूंगा। लेकिन जिंदगी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, एयरफोर्स का पायलट बनने का सोचा। लेकिन डेस्टिनी में शिक्षा ही थी, पिता के आदर्श थे और पिता के आदर्शों पर चलने का निर्णय हुआ, और इंदौर में एक बड़े शिक्षाविद के रूप में उन्होंने पहचान हासिल की। सर, स्वागत है आपका एक्सपोज टॉक में। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की सर आपकी यात्रा की शुरुआत रही? कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट का बीजारोपण कैसे हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा? निश्चित इसका जो बीज बोया था वो मेरे पिताजी ने बोया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री BK यादव जी, उन्होंने 1965 में कानपुर शहर मोतीझील चौराहे पे हमने अपनी पहली कोचिंग क्लास की स्थापना करी, और हमारे परिवार के सभी, मेरे अंकल्स ने, ताऊजीज़ ने, पापा ने, सब ने मिल के उसको सींचा। और एक वक्त ऐसा था कि हमने देश के 22 शहरों में अपनी कोचिंग संस्थान का स्थापना कर ली थी। पर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1975 में वो इंदौर आए और इंदौर की सबसे पहली कोचिंग क्लास मैं कह सकता हूँ उसकी स्थापना करी, क्योंकि ये वो पहली कोचिंग क्लास थी जहाँ पे बच्चों ने ज़मीन पे बैठ के पढ़ना नहीं सीखा। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर टेबल एंड बेंच की जो होनी चाहिए उसकी फॉर्मेशन में क्लासरूम स्टाइल में कोचिंग क्लास को देखा, और ये स्थापना हमने राजवाड़ा पैलेस में करी। उन्होंने ऐतिहासिक थी, सालों से चली, और फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं। शायद इंदौर शहर का वो आकर्षण कि यहाँ पे जो आता है वो यहीं का हो जाता है,
तो वो मेरे पिताजी के साथ भी रहा कि वो यहाँ पे आए तो यहीं के हो गए, फिर उन्होंने कभी वापस यूपी जाने का निर्णय नहीं लिया। मेरा जन्म भी 1975 का है और शायद हमारे इस शहर में यात्रा जो शुरू हुई वो भी 75 से थी। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 50 साल मेरे हो रहे हैं तो 50 साल हमारे संस्थान को भी हो रहे हैं। लेकिन इस 50 साल में हमने बहुत सारी यात्राएं पूर्ण करी, अलग-अलग कहना चाहिए इंस्टीट्यूट्स खोले, पड़ाव देखे और आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने शहर को हर स्तर पे कुछ ना कुछ दिया है। चाहे वो कोचिंग क्लासेस के रूप में दिया हो, तो चाहे स्कूल के रूप में, चाहे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रूप में, तो कॉलेज के रूप में, मतलब नर्सरी से लेके उच्च शिक्षा तक और वोकेशनल एजुकेशन से लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक हर क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, तैयार किया है और इस शहर के युवा नौजवानों को अलग-अलग समय पर आगे बढ़ने का मौका दिया है। आपसे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी आता है कि आप स्कूल में पढ़ते थे, आपसे स्कूल में टीचर ने कहा था कि आप क्या बनोगे? वो किस्सा बताइए, आपकी क्या किस्सा था वो? हाँ जी, बड़ा कभी-कभी याद करते हैं तो कभी हँसी आती है, कभी बड़ा गर्व होता है। मैं श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल का एलुमनाई हूँ और आई एम अ प्राउड एलुमनाई ऑफ दैट स्कूल, क्योंकि मुझे जो कुछ भी बना हूँ मैं कहता हूँ हमेशा उसी स्कूल के दिए हुए शिक्षा, ज्ञान और जो गुण हैं, जो वहाँ से हमें वैल्यू एजुकेशन मिला है, वो उसी का दिया हुआ है। तो मेरे प्रिंसिपल थे श्री माधव परांजपे सर, जो कि एक महान शिक्षाविद हैं और हमारे शुरुआत के रूप में प्रिंसिपल वो थे। तो एक दिन उन्होंने हमारी बाल सभा ली, क्लास के सभी बच्चे बैठे हुए थे और हम लोगों को बात करने का था और सर ने पूछा कि चलिए आज सब लोग ये बताएंगे कि वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं आगे। वो बात शुरुआत हुई तो मेरे आगे के बैठे हुए कुछ बच्चों ने बोलना शुरू किया, तो किसी ने कुछ बोला कि डॉक्टर बनेंगे, किसी ने बोला हम इंजीनियर बनेंगे, कुछ-कुछ चलता रहा। तो मेरे मन में आया कि यार सब लोग वही-वही बातें बोल रहे हैं, मैं क्या बनूँगा? तो मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था और उस वक़्त मेरा कुछ नंबर आने वाला था, मैं सोचा मैं कुछ बोलूँ लेकिन इनसे अलग बोलूँ, तो मैंने आँखें बंद कर ली और आँखें बंद करके 1 मिनट सोचा और जब आँखें खोली, तो मेरे सामने जो सबसे पहला चेहरा था वो मेरे पिताजी का चेहरा था और साथ में पैरेलली मैंने देखा मेरे प्रिंसिपल श्री माधव परांजपे सर का चेहरा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2 चेहरे मुझे कुछ कह रहे हैं और तभी मैंने अपने मन में निर्णय लिया कि मैं शायद टीचर बनना चाहिए। तो मैं जब मेरा नंबर आया तो पूछा गया कि आप क्या बनोगे? तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं प्रिंसिपल बनूँगा सर। तो सब हँसे, सर भी थोड़े से हँसे और बोले प्रिंसिपल क्यों बनोगे? तो मैंने कहा सर मैं आपकी कुर्सी पे जगह पे बैठूँगा, जहाँ आप बैठे हो मेरे को वहाँ बैठना है। और एक अच्छा-सा ठहाका लगा, अच्छा भी लगा और बात हुई। कुछ दिनों पश्चात सर ने मुझसे पूछा था कि तुमने प्रिंसिपल बनने का या टीचर बनने का निर्णय क्यों लिया? ऐसा क्यों बोला? तो फिर मैंने अपना पिताजी का परिचय दिया कि मैं कोचिंग क्लास चलाते हैं मेरे पिताजी, मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, इस तरह से। तो उन्होंने बोला बिल्कुल निश्चित, अगर दृढ़ निश्चय करोगे और अच्छे से कार्य करोगे तो तुम अच्छे शिक्षक बन सकते हो। तो मैंने सुन लिया, बातचीत हुई, मैं शायद क्लास 6th या 7th की बात है वो, उस समय की। बातचीत हो गई और एक कहीं न कहीं मन में जो एक ना दिल के अंदर कोने में एक शिक्षक था, वो शिक्षक का कहीं जन्म हुआ था उस समय। क्या बात है! तो वो जन्म शिक्षक का दिल में हो गया था उस समय एंड काम करना शुरू किया, आगे बढ़ते गए। 10th और 11th की क्लास की पढ़ाई चल रही थी, तब पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए और मैंने मन बनाया कि मुझे एयर फ़ोर्स में जाना अरे चाहिए। वाह! तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक चेंज हुआ हुँ, हुँ, कि ऐसा लगा कि एयर फ़ोर्स में जाना चाहिए तो अपन को एग्ज़ाम देना चाहिए या आर्म्ड फ़ोर्सेस में जाना चाहिए। हुँ। तो हमने एनडीए के एग्ज़ाम और ये सब देने की तैयारी करी। मैं अपने मित्रों के साथ भोपाल एग्ज़ाम देने भी गया पहली अच्छा। बार हाँ, हाँ, हाँ। और ज़िंदगी में पहली बार अकेले घर से बाहर हुँ, एग्ज़ाम देने जाने का मौका मिला। अपने मित्रों के साथ ही गया था एंड लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट एक क्वालीफाई भी किया। बट कहीं न कहीं कहते हैं ना, डेस्टिनी वाज़ रिटन लॉन्ग बैक कि करेक्ट। जो पहले कह दिया था कि शिक्षक बनेंगे, तो फिर वो जाना नहीं हो पाया उस फ़ील्ड में। घर वालों की जो इच्छा थी, जो बातचीत हुई, तो वापस से शिक्षा के क्षेत्र में ही कदम रख दिया और अब फिर ताजुन आज की डेट में हम शिक्षक के रूप में ही हूँ। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरे डीएनए को भी टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर टीचर निकल कर क्या आ बात है! क्या बात जाएगा। 96 में जब आपने शुरुआत की, पिताजी को आदर्श मान के,
तो किस तरीके के अनुभव रहे आपके? आपने किस तरीके के स्टूडेंट्स उस वक्त होते थे? बिल्कुल। अ, हमने मेरा मेरा पूरा बचपन का जीवन जो था वो मैंने कोचिंग क्लास के रूप में देखा। जी। कोचिंग क्लास हमारी 1975 से चलती रही और हमने देखा कि बच्चे 10th में, 11th में, 12th की पढ़ाई करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करते थे, पीईटी, पीएमटी, पीपीटी की ऐसे कोर्सेज़ की, पीएटी की, एग्रीकल्चर की कोचिंग चलती थी एंड हज़ारों बच्चों को दिन-रात पढ़ते देखते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा, कंप्यूटर एजुकेशन आना शुरू हुआ, कंप्यूटर डिजिटाइजेशन शुरू हुआ। राजीव गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय में जब उन्होंने कंप्यूटर सिक्स को इंडिया में लेकर आए और बहुत सारी बातें होने लगी। मैंने अपने टाइम में देखा जब मैं स्कूली शिक्षा पूरी कर ही रहा था तब इस शहर में कुछ एक कंप्यूटर संस्थान जो शुरुआत हुए थे तो वहाँ पे छोटी सी छोटी कंप्यूटर की जानकारी लेना या पढ़ना बहुत महंगा कोर्स हुआ करता था। मतलब ये हो गया था कि कंप्यूटर शिक्षा लेना है तो धनाढ्य होना बहुत ज़रूरी है, आपको रिच फैमिली से आना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था तो मेरे को एकदम से वहाँ पे जाने का मौका भी नहीं मिल पाया। कोशिश करी लेकिन उन्होंने फीस जो बताई वो शायद अपन अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो हमने सपना संजोया पर रख लिया। बट कहीं ना कहीं मैंने जो अपनी 11th और 12th की जो पढ़ाई करी उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। सो उससे हमने वो बैच पास आउट हुआ सतसाई का। वहीं मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अपने को कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम तो रखना है। और जिस समय मैं अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा था उसके साथ साथ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड इस सब में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान जो था वो मेरे पिताजी का था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट किया, प्रोवोक किया कि कुछ नया करना है। और कुछ नया करना हमारे परिवार का हमेशा से एक कहना चाहिए असूल है या एक कहना चाहिए काम करने का तरीका रहा कि हमेशा शहर को कुछ नया देते आए। तो उन्होंने बोला बेटा अगर करना है तो कुछ बहुत अच्छा करना है। मैंने मेरे पिताजी से बोला पापा मुझे करने के लिए मुझे एक कंप्यूटर दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक से क्या करोगे, आने वाला भविष्य एक का नहीं कई कंप्यूटर का रहेगा, तो मैं तुमको 3 कंप्यूटर देता हूँ, तुम्हें नई टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बोले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है? तो मैंने हाँ पापा नेटवर्किंग होती है जिसको कहते हैं कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम कर सकते हैं। तो बोले फिर उस पर काम करना शुरू करो। मैंने 93 में 12th पास किया। 94-95 में मैं अपना ग्रेजुएशन जब कर रहा था तो मैंने नेटवर्किंग पे काम करना शुरू किया। और शायद ये उस वक्त मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ शिक्षक, कुछ लोग जो प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री के अंदर थे, एक मिस्टर विपुल कुमार गुप्ता थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज भी उनका ऋणी रहूँगा कि उनके दिए हुए गाइडेंस से मैं बहुत कुछ सीखा। और एक समय ऐसा आया कि शहर में नेटवर्किंग के अंदर एक मजबूत हाथ अपना पैदा कर लिया था। बहुत बढ़िया। और नेटवर्किंग सीखी, लोगों को सिखाई और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हमको अच्छा लगने लगा। और 1996 में कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का पदार्पण हुआ तो पहला बीसीए का सेंटर इंदौर में खोलने की इच्छा हुई। और ये जानकारी मेरे पिताजी को भी लगी, मुझे भी लगी। तो पापा ने कहा कुछ करोगे इस क्षेत्र में? तो मैंने कहा निश्चित अपन एक काम करते हैं, सेंटर खोलेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जो बहुत ज़्यादा हैवी फीस नहीं पे कर सकते हैं, हमें उस तरफ काम करना होगा। हम लोग गए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मुलाकात करी और उस वक्त के तब डायरेक्टर जनरल श्री चतुर्वेदी जी थे, वो बात करी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमने पहला अपना कंप्यूटर सेंटर इंदौर में खोला जिसका नाम था कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये हमारे परिवार का ट्रेंड है कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं वो कृष्णा के नाम पे ही करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे डेडिकेट करते हैं। तो कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट रही। तो 96 में हमने कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्थापना करी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से थी और वहाँ पे मेहनत करना शुरू करी। क्योंकि पहला चैलेंज था कि कंप्यूटर शिक्षा उन बच्चों को जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो एक कहना चाहिए जिंक्स था कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसको तोड़ने की एक ठानी मन में, उस मिथक को तोड़ा और उसके लिए सबसे पहला काम किया कि खुद बैठ के जी हिंदी में कंप्यूटर भाषा की एक किताब लिखी। अरे वाह।
और उसको पब्लिश करने के लिए सोचा, लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशन वालों ने मजाक बना के छोड़ दिया कि अरे हिंदी में कौन कंप्यूटर पढ़ेगा, तो हम नहीं छापेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे फिर सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कोई नहीं छापेगा, कोई बात नहीं बेटा, अपन खुद अपनी बुक छाप लेंगे। और हमने पहली बुक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से हिंदी में छाप के तैयार करी और उसको अपने कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नोट्स के रूप में प्रेजेंट किया। तो हमने फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फिर उस वक्त विंडोज़, फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे अलग अलग टॉपिक से मैंने हिंदी की बुक्स लिखता मतलब चला। एक आम बच्चे की पहुंच में भी आ जाए कंप्यूटर। बस इच्छा यही थी जी। कि कंप्यूटर शिक्षा आम बच्चों की रीच में आए जी। और हर कोई कंप्यूटर सीख सके, ऐसी सोच के साथ ये शिक्षण संस्थान शुरू किया। और उसके बाद शायद कभी देखा नहीं, पर आज भी याद है कि पहले साल जब संस्थान शुरू किया था कुछ 20 या 22 बच्चे थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये संस्थान 350 बच्चों का है। तो ये मेरा खुद का लगाया हुआ पौधा, मेरे पिताजी के दिए हुए आशीर्वाद से शुरुआत की थी और चलता रहा। 50 साल की जो यात्रा रही उसमें अलग अलग आपने यूनिवर्सिटी से टाई अप हुआ, 2 स्कूल खोले, तो किस तरीके से इसको आपने फैलाया है? मतलब किन किन क्षेत्रों में अब ये कृष्णा नाम से आप आगे बढ़ चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये बहुत पड़ाव रहे। तो जैसा पहला पड़ाव इंदौर शहर में 1975 में कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ शुरुआत करी। कोचिंग के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम करने के बाद 1993 में मेरे पिताजी का सपना था कि एक स्कूल खोला जाए जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्कूल हो, और एक ऐसा स्कूल जहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई हो सके और मध्य क्षेत्र इंदौर के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर होना चाहिए। तो मल्हारगंज क्षेत्र में हमने लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के नाम से हमने अपना स्कूल शुरुआत करी, जो कि एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड था। ये वो स्कूल था जिसको पहली बार ही एमपी बोर्ड ने एफिलिएशन दिया, और इस तरह से दिया कि हम नर्सरी से लेकर 12 तक की सभी कक्षाएं संचालित करना का बीड़ा उठाया, पढ़ाना शुरू किया स्कूल के अंदर, स्कूल में शिक्षा दी। 96 में हमने कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, और यहाँ से जो दौर आगे बढ़ते गए तो एक इच्छा थी कि एक बड़े स्कूल की स्थापना करना, जो कि एक बड़े क्षेत्र में हो, एक सीबीएसई लेवल का स्कूल हो। तो उसकी शुरुआत हमने सन 2000 में एनी बेसेंट स्कूल के नाम से शुरू करी, क्योंकि हमने दूसरा ग्रुप बनाया कि एक कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बनेगा तो दूसरा एनी बेसेंट ग्रुप बनेगा। तो एनी बेसेंट ग्रुप हमने स्टार्ट किया, जिसको सन 2000 में हमने पहला स्कूल अपना शुरुआत करी, एंड प्री-कॉन्को कॉलोनी अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त भी एक वो था कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपको पूर्वी क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। पश्चिमी क्षेत्र में अच्छे स्कूलों की कमी लग रही थी, तो हमने पश्चिमी क्षेत्र के स्कूल की कमी को ख़त्म करते हुए वहाँ पे हमने खोला। तो एनी बेसेंट स्कूल की शुरुआत हुई। फिर सन 2003-4 में हमने जिन बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग या हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती थी, उनको प्रोवाइड करने के हिसाब से कृष्णा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के नाम से हमने एक संस्थान खोला, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को हम लोग करवाते थे। 2008 में आए तो 2008 में हमने अपना एनी बेसेंट कॉलेज की शुरुआत करी, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था। और इसके अंदर हमारी इच्छा थी कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस के सारे हम अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। हमने बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है बीएड, शिक्षकों को तैयार करना, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना था, शिक्षकों की ट्रेनिंग हम लोग किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर बीएड कोर्स के साथ इसको तैयार करते हैं, तो उन्होंने बीएड कॉलेज की भी शुरुआत करी 2008-9 में, और फिर यही चलती रही। 2016 में आके हमने अपना एक डिज़ाइन कॉलेज की शुरुआत करी, क्योंकि हमारा पर्दापरण ऐसा था कि सभी फील्ड में आ गए थे, तो क्यों नहीं हम ऐसी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग का शुरुआत करें जिसमें बच्चे डिज़ाइनिंग, क्योंकि हर बच्चा कॉमर्स में या मैनेजमेंट में, साइंस का बच्चा नहीं बनना चाह रहा था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाह रहे थे। तो हमने फिर फैशन डिज़ाइन का कोर्स चालू किया, जिसमें फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर, ज्वेलरी डिज़ाइन, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इन सब कोर्सेज़ को हम लोग लेकर आए। और हमेशा से जैसा का मन रहा है कि कोर्सेज़ ऐसे हों जो बच्चे को डिग्री प्रोवाइड कर सकें, रोज़गार प्रोवाइड कर सकें, गवर्नमेंट रिकग्निशन प्रोवाइड कर सकें। तो इसकी भी मान्यता हमने राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से ली और इसका सेंटर इंदौर में शुरुआत किया। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो कोचिंग क्लास से लगाया हुआ पौधा था वो एक वृक्ष में बदल गया, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई। तो ये पूरी यात्रा थी कृष्णा ग्रुप की और एनी बेसेंट ग्रुप की, इस तरह से।
इतने सालों में कई हजारों विद्यार्थी पिताजी और आपके उसमें निकले होंगे, अच्छी अच्छी जगह पर भी होंगे। एक आपसे जुड़ा किस्सा और पता लगा कि आपका कोई विद्यार्थी जिसको आपने पढ़ाया था वो यूएस गया और उसने वहाँ काम किया, और उससे लोगों ने पूछा कि आप ये कहाँ से सीख के आए हो, और उन्होंने आपको ही ऑफर कर दिया आने का। वो क्या थी कहानी? ये तो एक डेस्टिनी और मतलब कहते हैं ना जी, बहुत विचित्र सा किस्सा रहा। मैंने 96 में जैसे बताया ना पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो 97 की बात है। 97 पे मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए। दोनों तब मैरिज नहीं करी थी, लेकिन उनकी होने वाली थी। गुजराती कपल्स थे। उन्होंने बोला हमको सब कंप्यूटर सीखना है, और मैंने उनको सिखाना शुरू किया, उनको प्रोग्रामिंग सिखाई। तब उस ज़माने में हम कोबोल, फॉक्सप्रो, पास्कल, ये सब की प्रोग्रामिंग किया करते थे। उसको मैंने उनको बहुत अच्छे से सिखाया। उन्होंने बोला साहब हमारे पास सिर्फ 1.5-2 साल हैं और शादी करके हमको यूएस जाना है, लेकिन हमको वहाँ पे जॉब मिल जाए इस लेवल पे तैयार कर दीजिए। मैंने उनको खूब दिन रात लग के पढ़ाया, उनको प्रोग्रामिंग के हर स्किल्स, हर सेट्स पढ़ा के तैयार कर दिए थे। और अच्छे से याद है मुझे कि फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग उनको टफ लगती थी और हमने उसको खूब अच्छे से पढ़ाया। विजुअल प्रोग्रामिंग भी तैयार करी। विजुअल बेसिक आ चुका था, तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई। और सीखने के बाद वो लोग शादी करके कुछ समय बाद यूएस चले गए। फ़ोन आया कि सर हमारा शादी हो गई और हमको यूएस में जॉब मिल गया। मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, वो लोग जाके अपना काम करने लगे। 99 की बात है कि एक दिन मेरे पास, मेरा तब पीजी ख़त्म हो गया था और पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं अपना पढ़ा ही रहा था, ऑफिस में था एक दिन। तो एक दिन मेरे पास एकदम से यूएस से फ़ोन आया, और यूएस से फ़ोन आना उस ज़माने में बड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही मिल गया। तो एकदम से आया कि साहब यूएस से फ़ोन आएगा आपके पास में, ऐसा ऐसा। बात हुई, मैंने क्या बताएं, तो उन्होंने कहा कि साहब आपका इंटरव्यू हम लेना चाहेंगे और आपको हम एक जॉब ऑफ़र करते हैं। तो मैंने उनको कहा मैंने साहब कभी मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, ना मेरा जॉब अप्लाई करने का मूड था, मैं अपने पढ़ाता हूँ। बोले नहीं, आपके जॉब की एप्लीकेशन आपने नहीं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने दी है। क्या बात है? तो मैंने कहा साहब ये कौन स्टूडेंट्स हैं, आप उनके बारे में बताएं और क्यों दी है। तो बोले हमारे बॉस ने उनसे पूछा कि वैसी प्रोग्रामिंग आपको किसने करना सिखाया, तो उन्होंने आपका रेफर किया और उन्होंने बोला आप उनको यहाँ यूएस बुला लें तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, इसलिए हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं और आप इंटरव्यू देंगे तो आपको जॉब ऑफ़र है। उस वक्त कुछ 8-10 हज़ार डॉलर का मेरे को पैकेज उन्होंने ऑफ़र किया, बिफोर इंटरव्यू किए इतना आपको पैकेज मिल जाएगा। मैंने उनसे बोला साहब मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं विचार करूँगा और फिर मैं आपसे बात करूँगा। शाम को मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को ऑफ़र आया है, यूएस जाने का है। लोगों का ड्रीम होता था उस ज़माने में कि यूएस जाएं तो पता नहीं क्या ज़िंदगी बन जाएगी। तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ बोली कि बेटा ड्रीम तो तुम्हारा हो सकता है यूएस जाने का, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन जिस चीज़ का बीड़ा आपने उठाया था लोगों की ज़िंदगी बनाने का, उसका क्या होगा। उस प्रश्न ने मुझे पूरी रात विचार करने पे मजबूर किया और अगले दिन सुबह उठ के मैंने उनके पैर छू के बोला कि पापा मैं कहीं नहीं जा रहा, अपन अपने सपने को पूरा करेंगे और जिन लोगों के सपना पूरा करने का बीड़ा उठाया उसको पूरा करेंगे। और दोपहर के बाद मेरे पास फिर से यूएस से फ़ोन आया और मैंने उनको एक ही बात कही कि सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफ़र, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आप उन्हीं से आगे बढ़वाइए, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने जो कार्य कर रहा हूँ, जो टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ, वो मैं एज इट इज़ करूँगा, मुझे यूएस नहीं आना है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी यूएस की तरफ देखा भी नहीं है और ना जाने की अभी तक सोची है। जैसे इसकी शुरुआत हुई, पिताजी के बाद आप इस पे काम करते रहे, तो पिताजी का शुरुआत में मार्गदर्शन रहा, तो आपको अब स्ट्रेंथ किससे मिलती है? आपका आदर्श कौन है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के जो 3 अहम और प्रमुख पिलर्स हैं, जो मुझे हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं, या कभी भी मैं जब हताश होता था, निराशा लगती थी, तो जिन लोगों ने मेरा पूरा हमेशा सपोर्ट दिया है, तो सर्वप्रथम मेरे पिता, द्वितीय मेरी माता, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जैसा भी परिस्थिति रही हो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और तीसरा पूरी ज़िंदगी का श्रेय जो देता हूँ मैं, वो हमेशा मेरे प्राचार्य जो मेरे प्रिंसिपल रहे हैं सत्यसाई विद्या विहार के, श्री माधव परांजपे सर। मतलब वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला है। और उसका भी एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि जब मैं 12th पास करके स्कूल से निकल रहा था,
तो एक बार पुनः वो याद दिलाया गया था कि तुमने स्कूल खोलने की सोची थी। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं स्कूल तो खोलूँगा, कहीं ना कहीं टीचर बन सकता हूँ, प्रिंसिपल बन सकता हूँ। तो बोले करना, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी सोचो और काम करने की कोशिश करो, स्कूल बनाने की कोशिश करो, तो कुछ बड़ा बनाना, छोटे से काम शुरुआत मत करना। और अगर बड़ा बना पाओ तो मुझे याद करना, मैं उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अब ये बात थी 93-94 के टाइम पीरियड पे। निकल गए सपना, पर वो कहीं बात घर कर गई थी, मन में रखी थी। और जब हमने एनी बेसेंट विद्यालय की नींव रखी और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो हमने पहले दिन ही सोच लिया था कि छोटा 2-5 कमरों का स्कूल नहीं बनाएंगे, हम पूरा एक अच्छा फुल फ्लेजेड स्कूल बनाएंगे 10-20 कमरों का, और उसके बाद काम की शुरुआत करेंगे। निश्चित ये तय हुआ, काम शुरू हुआ, और जिस दिन काम शुरू हुआ उसके पहले दिन ही मैंने परांजपे सर से जाके बोला कि सर आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपने जो मुझे 7 साल पहले कहा था वो आज मैं करने की तैयारी कर रहा हूँ। सर ने निसंकोच मुझे उस वक्त कहा कि हाँ मुझे याद है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसी दिन उन्होंने मेरे स्कूल के बोर्ड ऑफ एडवाइजरी को ज्वाइन किया और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पहली कहना चाहिए जो कुदाल चली भूमि पूजन की, वो चलाई भी मेरे पिताजी ने और परांजपे सर ने ही चलाई थी। तो उससे स्कूल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी है आदर्श के रूप में, तो मैं इन 3 लोगों को ही रखता हूँ। वो मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं और मेरे प्राचार्य श्री माधव परांजपे जी। तो इन लोगों ने मेरे को ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट भी किया, आगे बढ़ने को प्रेरित किया, सिखाया। स्कूल की शुरुआत हो चुकी थी 2011-12 में, मैं खुद प्रिंसिपल बन गया। डायरेक्टर के साथ साथ प्रिंसिपलशिप का भी लोड लिया मैंने और काम करना शुरू किया। तो जब जब कहीं समस्या आई, जब जब कहीं कुछ लगा कि मुझे कुछ समस्या आ रही है, कुछ ज्ञान चाहिए, तो पिताजी ने और परांजपे सर ने मुझे गाइड किया और आगे बढ़ने को प्रेरित किया। आज मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उनके कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ। इंदौर जैसे एजुकेशन हब बन रहा है, बाहर से कई बच्चे पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स का एक भरोसा है, तो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसको लेके आपका क्या विचार है? निश्चित इंदौर एक ऐसा शहर है जो सपनों का शहर है, और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य भारत का ये एक वो शहर है जहाँ पे बहुत लोगों की आशाओं का शहर है। लोग बड़ी आशा के साथ यहाँ आते हैं और हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशन हब हो चुका है आज के डेट में। चाहे वो कोचिंग क्लासेस हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, सब कुछ इंदौर में है। एक ऐसा शहर जो कि पूरे देश में जाना जाता है अपने IIT IIMs के लिए। एक ऐसा शहर जहाँ पे पहली बार FM चैनल का शुरुआत हुआ हो। एक ऐसा शहर जहाँ पे पहली बार मोबाइल सिग्नल्स रिलायंस ने चालू किए थे। तो शहर ने हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करी और शहर के लोगों ने भी काम किया। और शहर में जो बाहर से लोग आते थे, यंग स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत सपनों के साथ आते हैं। शहर ने उनके सपनों को पूरा किया। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कहूँगा कि समय के साथ साथ देखा गया है कि शहर में जो बच्चे आते हैं उनके सपनों के साथ आते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने का मादा हम सब शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए। मैं अपनी नहीं, मैं शहर के सभी शिक्षण संस्थानों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी कोई बच्चा आपके यहाँ आए और शहर के बाहर से आए हो या शहर का हो, वो अपने सपनों को लेके आपके पास आए, तो हमें उनके सपनों को पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। उनके साथ छलावा हो ऐसा ना हो, कहीं वो गलत दिशा में ना पड़ जाएं। तो हमें उनके सपनों को पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैंने जब अपनी पहली संस्थान जो शुरू करी थी, कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसका टैगलाइन भी यही रखा था, मोल्डिंग योर ड्रीम्स इनटू स्माइल। हम आपके सपनों को आपके स्माइल्स में बदलना चाहते हैं, खुशी में बदलना चाहते हैं। ये हमारा काम था और इसी आशा के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी काम कर रहा हूँ कि हम हर वो स्टूडेंट जो हमारे पास आए, हमारे संस्थानों में आए, हम उनके सपनों को पूर्ण कर सकें, उनको आगे गाइड कर सकें। ये हमारा ध्येय है और इसी ध्येय के साथ मैं इस शहर के बाकी लोगों को, शिक्षाविदों को भी बोलता हूँ, शिक्षा संस्थानों को बोलता हूँ कि आप सब भी अगर काम करें, कोशिश करें, तो हर छात्र जो है उसके सपनों को पूर्ण करें, उनको सपनों को खुशियों में बदलें।
एजुकेशन सेक्टर में भी लगातार बदलाव आया है। अब केवल बीए बीकॉम जैसे पारंपरिक कोर्स नहीं, अब तो प्रोफेशनल कोर्स का ज़माना है। तो उसको लेके आपको क्या लगता है कि किस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेस मार्केट में हैं और आपके पास किस तरीके के कोर्सेस हैं? निश्चित एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं, पॉलिसीज़ बदली हैं, नेचर बदला है। एक समय था जब बीसीए का नाम किसी ने सुना ही नहीं था, सिर्फ कुछ कोर्स करना हो तो बीए बीकॉम बीएससी। 96 में पहली बार बीसीए जैसे कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स को हमने स्टार्ट किया, शहर को एक नया कोर्स दिया। लोगों ने पहली बार हमसे पूछा कि ऐसा कोई कोर्स होता ही नहीं है, आप शायद छलावा कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो हमको बताना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा है जब हमने बीसीए से प्रोफेशनल्स निकाले और 99 में जब हमारा पहला बैच पास आउट हुआ अंडर ग्रेजुएट्स का, और वही बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएट किए तो मालूम पड़ा कुछ दिनों बाद वो बच्चे कोई साउथ अफ्रीका में हैं, कोई यूएस में थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। तो वो बैच हमको आज भी याद है कि वो 15 बच्चों की बैच आज पूरे विश्व में फैली हुई लग रही है। तो ये शुरुआत थी ऐसे कोर्सेज की जो प्रोफेशनलिज्म लाए, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट लाए। और यही बात आज मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि बात करें तो नॉलेज गेन करना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का भंडार है। यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, एआई के साथ चले जाइए, आपको ज्ञान और नॉलेज तो मिल जाएगा। ज़रूरत है बच्चों में स्किल सेट डेवलप करने की, ज़रूरत है बच्चों के माइंडसेट को डेवलप करने की। एक ऐसा माइंडसेट जो कि सिर्फ नौकरी करने का नहीं, नौकरी देने का भी हो, जॉब क्रिएशन का हो, जॉब पूल क्रिएट करने का हो। तो हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया और हमने अपने संस्थानों को इस तरह से डेवलप किया जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। हमने स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि वो अपने नए आइडियाज़ के साथ आएँ और एंटरप्रेन्योरशिप करें, नए आइडियाज़ के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लाएँ, रिसर्च बेस्ड मॉडल्स को लेकर आएँ और प्रेजेंट करें। हमने अपने कॉलेज में बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस लेवल पे, और इसी के साथ साथ हमने कुछ नए कोर्सेज जो कि स्किल डेवलपमेंट के हों, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें बच्चे अपना खुद का जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस क्रिएट कर सकते हों, हमने ऐसे कोर्सेज की शुरुआत करी। तो हमने पदार्पण किया क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमने फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, गेम डिज़ाइनिंग, एनिमेशंस, वेब डिज़ाइनिंग, इन सब कोर्सेज़ को लॉन्च किया। ये सब वो फील्ड हैं जहाँ पे जॉब तो कोई कर ही सकता है, लेकिन अगर कोशिश करे तो वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमने जब अपना फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज शुरू किए तो मेरे ही इंस्टीट्यूशन की अभी 3 छात्राओं ने मिलकर अपना खुद का फैशन बुटीक खोला, और एक नॉर्मल बुटीक नहीं, एक सस्टेनेबल फैशन डिज़ाइनिंग पे अपना पूरा बुटीक ग्रीन थीम पे उन्होंने स्टार्ट किया। वेरी नाइस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जॉब भी कर रहे हैं, और उनके साथ जॉब नहीं कर रहे हैं, वो उनको डिज़ाइंस बना के दे रहे हैं ताकि वो प्रोडक्शंस में लेकर आएँ। वर्क फ्रॉम होम, अपनी आज़ादी, अपने दिमाग के साथ में। तो ये एक कोशिश थी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऐसे मेरे बच्चे आए, फोटोग्राफी के अंदर बच्चों ने कोर्स करके अपने खुद फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स बने। तो ये हमारी इच्छा थी कि हम बच्चोों को उस लेवल पे लेकर आएँ जिसमें बुकिश नॉलेज ना हो, बट उनके अंदर स्किल सेट्स हों, और ये स्किल सेट्स उनको रोजगारोन्मुखी जॉब की तरफ ना करते हुए रोजगार डेवलप करने की तरफ ले जा सकें। तो ये मेरी इच्छा है, और आज की डेट में मैं हर एक को यही कहता हूँ कि क्यों नहीं हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जहाँ पे उनको नॉलेज तो मिले ही मिले, बट नॉलेज के साथ में स्किल्स मिलें ताकि वो आगे जनरेट कर सकें अपने करियर को। बहुत ही अच्छा एक पौधे को वटवृक्ष बनाया और उसमें इतने रंग अब आ गए हैं कि मतलब एक स्कूल कॉलेज, मतलब आपके यहाँ अगर कोई बच्चा एडमिशन लेगा नर्सरी से तो पीएचडी तक की और उसको एंटरप्रेन्योर बनाने तक का काम, मतलब ये कोशिश है और एक सपना था हमारे ग्रुप का, हमारे परिवार का, कि इस शहर में हम कुछ ऐसे स्थापना करें कि अगर बच्चा आए तो नर्सरी से लेकर पीएचडी तक हम उसको सब कुछ दे सकें। तो आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, और अंदर से एक अच्छा लगता है कि हमारे पास वो सभी संस्थान हैं कि बच्चा अगर आए तो नर्सरी से लेके हम उसको पीएचडी तक की सभी कोर्सेज की उपलब्धता करा सकते हैं। यानी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो,
वो हमारे पास उपलब्ध है, हम उनको देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो परिवार का हमारा है कि ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा वो जो बच्चे को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखे, कल्चर को इंटैक्ट रखे और अपने से पहले वो देश को रखे, आगे बढ़ने का मादा रखे। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ आज इंदौर के प्रमुख शिक्षाविद और इंदौर में शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाने वाले मोहित यादव जी थे, जिन्होंने कि इंदौर शहर को लेके पिताजी के सपने को इंदौर के साथ जोड़कर इंदौर के यूथ को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और जिस पर वो लगातार चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके यहाँ इस पॉडकास्ट पे आके, और निश्चित आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा चर्चा के दौरान। मैं उन चीज़ों को भी आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा।